हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 13। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है देयर आर टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी are drawn to a circle with center O such that angle BAC is equal to 120 degree. Prove that OA is equal to 2AB. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो एंगल गिवन है BAC ये है 120 डिग्री, इसे मेंशन कर लेते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है OA is equal to 2AB. OA इज इक्वल टू 2AB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एंड गिवन क्या था हमें, एंगल BAC इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल है ये, तो इस सर्कल में कहीं पर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने सर्कल को टच किया है पॉइंट B एंड पॉइंट C पर। तो जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो हमेशा सर्कल को इक्वली, मतलब जो इंक्लाइंड होता है ना, जो एंगल बनता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो अगर हम यहाँ पर सेंटर से, इसे सेंटर माने, तो सेंटर से अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो अब होगा क्या, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये वाला एंगल, एंगल BAO, ये हमारा इक्वल होगा एंगल CAO। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर हम सर्कल के सेंटर से उस एक्सटर्नल लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर दो एंगल फॉर्म होते हैं और वो दोनों ही एंगल सेम होते हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंट होती है एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सर्कल पर इक्वली इंक्लाइंड होती है। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB and AC are equally inclined so that, ये equally inclined है so that angle OAB is equal to angle OAC। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द एंगल BAC। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं O, नीचे हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारे पास B। अब एक थ्योरम हमें और पता है कि जब भी हमारे पास, जैसे इस डायग्राम में बता देती हूँ, ये AC टेंजेंट है, तो अब टेंजेंट से जब आप क्या करते हैं, इस सर्कल के सेंटर को, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट और सर्कल है उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास C। तो इस C से जब हम सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलती है हमें, रेडियस। तो ये जो रेडियस होती है ये हमेशा क्या होती है, टेंजेंट पर हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो एंगल हो जाएगा OBA, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है ये किस तरीके से फॉर्म हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। आप इसे फिर से बना सकते हैं इस तरीके से, मतलब ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, इसे बोलिए A, ये O और ये B। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 और ये हो गया 60 डिग्री।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, OA और 2AB, मतलब हमें OA ये वाली जो साइड है OA और AB इन वाली साइड्स के बीच क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर यूज़ करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, बेस कितना है यहाँ पर AB और हाइपोटेनियस कितना है OA, ठीक है। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन OA। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2OA, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ से हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू 2AB, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि OA इज इक्वल टू 2AB। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो हमने कैसे किया, हमने यहाँ पर जो डायग्राम गिवन था उसमें हमने सबसे पहले तो ये थ्योरम लगाई कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो वो हमारी इक्वली इंक्लाइंड होती है। तो वहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया, और अगर ये रिलेशन मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल बन रहा था हमारा BAO, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें एक और थ्योरम पता है कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट का, उस पॉइंट से अगर सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो वहाँ पर रेडियस ड्रॉ होती है और वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो वहाँ से हमें ये जो एंगल B है ये मिल गया 90 डिग्री। उसके बाद फिर हमें रिलेशन चाहिए था OA और AB के बीच, तो इसीलिए हमने यूज़ किया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का यूज़ करके फिर हम हमारे रिजल्टेंट तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में कहा गया है द 2 कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD टू 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O' इंटरसेक्ट एट E बिटवीन देयर सेंटर्स। प्रूव दैट पॉइंट्स OE एंड O' आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो 2 सर्कल्स हैं उनमें कौन सी टेंजेंट कॉमन है, AB एंड CD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास सर्कल है, ये वाला बोल दिया मैंने सर्कल नंबर 1 और ये हो गया हमारा सर्कल नंबर 2। अब ये देखिए ये जो AB है ये हमारे पास सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों के लिए क्या है टेंजेंट। जो CD है वो भी सर्कल 1 एंड 2 दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। उसके बाद कहा गया है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पॉइंट E पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है OE एंड O' ये तीनों क्या है हमारे पास कोलिनियर। तो इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं OE एंड O' को, ठीक है। तो हमें इसे कोलिनियर प्रूफ करना है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो हमारा जैसे OE एंड O' ये हमारे क्या है कोलिनियर, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि OE प्लस EO' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास OO', यही होता है ना कोलिनियर का मतलब, ठीक है। तो अब इसे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जो थ्योरम यूज़ की थी कि ये जो हमारे पास जो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमारी क्या होती है इक्वली इंक्लाइंड होती है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट जो हमारे पास टेंजेंट है कौन सी, अब जैसे अगर आप E को एक्सटर्नल पॉइंट माने तो टेंजेंट क्या हो जाएगी AE, और E एक्सटर्नल पॉइंट है तो दूसरी टेंजेंट क्या हो गई CE। तो ये हमारे पास वी नो दैट टेंजेंट AE एंड CE आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। सो दैट आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल CEO, ये लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी टेंजेंट है कौन सी DE और BE, ये भी हमारी क्या है इक्वली इंक्लाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है DEO' इज इक्वल टू BEO', ठीक है। तो आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास इस तरीके से 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन हैं, कौन सी लाइन है AB और एक लाइन है CD।
तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ई, ये पॉइंट ई है ना, ए ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ई डी। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ इन्हें हाफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी ई डी। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ था, एंगल, यहाँ पर लिखा हुआ था एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी ई ओ, इसे ही हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल ए ई सी लिख सकते हैं। ऐसे ही इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ था, एंगल डी ई ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ई ओ डैश इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी ई डी, ये लिखा हुआ था। तो ये है अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू, ये और ये, इन्हें यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख दूँगी एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल बी ई ओ। अब मुझे डायग्राम में बताइए ये एंगल कहाँ पर है। तो देखिए एंगल ए ई ओ, इस एंगल की बात हो रही है, और दूसरा एंगल क्या है, बी ई ओ डैश, तो कौन से एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक लाइन है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है हमारे पास ए बी, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ओ और ओ डैश। ठीक है, ये है हमारे पास ई। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल हैं, तो ये ट्रू है हमारे पास। इस तरीके से जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन ये तब हो सकते हैं जब ये जो ओ ई ओ डैश एक ही लाइन में हो। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर ई ओ डैश कुछ इस तरीके से जा रहा होता, ठीक है, यहाँ पर अगर ये ओ डैश होता तो क्या ये कंडीशन ट्रू होती, नहीं। ये कंडीशन सिर्फ तब ट्रू हो सकती है, ए ई ओ एंगल बी ई ओ डैश के इक्वल तब हो सकता है जब आपका ओ ई एंड ओ डैश क्या हो, एक सीधी लाइन में हो। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब इस तरीके से दो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ है, दूसरी लाइन यहाँ से आने के बाद अगर मैं इसे ऐसे मोड़ दूं तो क्या अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम नहीं हम ले सकते। हम कौन सी कंडीशन लेंगे, हम कंडीशन लेंगे जब ये हमारी क्या है, एक सीधी लाइन में है। तो अगर ओ डैश ऐसे जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स ओनली पॉसिबल when O, E, O dash are कोलिनियर। ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और अगर ये कोलिनियर है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस कंडीशन को फाइंड आउट किया है कि ये कंडीशन होगी, और अगर हमें ये कंडीशन मिली है तो ये कोलिनियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज़ किया उस थ्योरम का कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाली गई जो टेंजेंट होती है वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। तो उससे हम कौन से रिजल्ट पर पहुँचे, हम पहुँचे कि ए ई ओ हमारे पास एंगल सी ई ओ के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरी कंडीशन क्या देखी, फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास बी ई सी डी ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा हमारा, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो ये क्या हुआ, ये अपने फुल एंगल के क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या कंडीशन ली, फिर हमने ली अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो ए बी और सी डी है ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इनके जो अपोजिट एंगल है, ये जो एंगल ई है दोनों के अपोजिट, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल है तो इनकी हाफ वाली वैल्यू हमने रख दी। तो एक में हमने वैल्यू ले ली इधर ऊपर वाली और एक की वैल्यू ले ली हमने नीचे वाली। तो हमने जब इस तरीके से वैल्यू को लिया तो हमने देखा ये कंडीशन हमारी सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमारे पास ये क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है टू कॉमन टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वो थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें कहा जाता है कि सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई जो टेंजेंट होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है, अब स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ। वी नो दैट हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, इसी तरीके से अब ए से जो डाली गई हैं तो उसमें हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू ए एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी ए प्लस ए क्यू इज इक्वल टू आर ए प्लस ए एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एस के। यही हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था प्रूव करिए कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो हमने क्या किया, बस इन्हें लिखेंगे इस तरीके से। अगर आप इधर ए एस लिख देते और इधर ए क्यू, फिर इन्हें ऐड करते पी ए को ए एस के साथ। हालांकि ए एस की वैल्यू किसके इक्वल है, ए क्यू के, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पर आप इन्हें एक्चुअली लिखना ही इस तरीके से कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू है, ये वाली जो लाइन है वो किसके इक्वल है, आर एस के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड किसे लिखेंगे, पी ए को, और उसी के साथ फिर अगली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे ए क्यू को, फिर राइट हैंड साइड हम लिखेंगे आर ए प्लस ए एस। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लाइन में ही 3 लाइन्स में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो कि लार्ज सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उस कॉर्ड की लेंथ। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ हो गए। अब हमें कहा गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अगर मैं इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ कर दूं लार्जर सर्कल पर, तो ये जो स्मॉलर सर्कल है उसे टच नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉर्ड को इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉर्ड है जिसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये हमारे पास स्मॉलर सर्कल के लिए कैसा काम कर रही है, टेंजेंट की तरह काम कर रही है। तो अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्मॉलर सर्कल है उससे हमने क्या किया, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, या यूँ कहिए कि हमने सर्कल के सेंटर से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट के बीच, इसे एल ले लीजिए, उन्हें जब हमने परपेंडिकुलर डाला या जॉइन किया तो यहाँ पर हमें रेडियस मिल गई और इनके बीच का एंगल मिल गया हमें 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो ए पॉइंट है यहाँ से सेंटर को मिला दें तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें बिगर सर्कल के लिए रेडियस मिल गई। तो अब हमारे पास जो डायग्राम है ट्रायंगल का वो कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायग्राम। अब ये तो है ए एल, एंगल एल कितना है 90 डिग्री, और ये है ओ। तो ये जो ओ एल है ये स्मॉलर सर्कल की क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9, 18/2। और ये जो बिगर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हम इसे जानते हैं कि जब हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर है, एंगल एल कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ ए एल होगा। तो अब हमें ए एल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 225 माइनस 81। तो ये हो जाएगा ए एल इज इक्वल टू रूट 144
दैट मीन्स ए एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए एल आपको मिल गया, देन ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। तो जो थ्योरम है वो एकदम माइंड में बिल्कुल क्लियर रखा करिए कि हमें कहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, तो ये आपको आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अब हमें यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जो इक्वल रेडियाई के हैं और उन पर कॉमन टेंजेंट डालनी है। तो आप इन सर्कल्स को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये देखना है कि ये जो हमारे सर्कल हैं ये क्या हो, इक्वल रेडियाई के हो। तो आप इन्हें ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से एक के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। कैसे भी ड्रॉ करिए, ये आपके ऊपर है। बस जो सर्कल हैं उनकी जो रेडियस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसे सर्कल 1 और इसे सर्कल 2 इस तरीके से ले लीजिए, या इसे सर्कल 1 इसे सर्कल 2, कैसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं, तो ये कंडीशन कहीं नहीं कही गई है। तो आप इन्हें या तो दूर दूर ले लीजिए या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग वाली कंडीशन में ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर दोनों कंडीशन एक बार ड्रॉ करके आपको डायग्राम बता देती हूँ, फिर हम किसी एक कंडीशन को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, ये है हमारी कंडीशन 1 जहाँ पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दो सर्कल है इक्वल रेडियाई के। तो यहाँ पर जैसे ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर हो जाएगा ये, तो इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों की जो रेडियस है यहाँ पर लिख दो, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस भी क्या है, r है। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमने यहाँ पर कॉमन टेंजेंट डाली है ए बी और सी डी। तो वो कॉमन टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक तरीका तो कि इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दें। तो इसे मैं कह दूँ ए और ये बी। अब देखिए ये जो ए बी है ये दोनों सर्कल्स के लिए क्या है, टेंजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हम ड्रॉ कर देंगे सी डी। ठीक है, तो इसे बोल देंगे सी डी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप यहाँ दूसरे डायग्राम में आए केस 2 में, तो यहाँ पर हमें ए बी ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और ये हो जाएगा बी। या फिर आप इस तरीके से ड्रॉ करिए यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा यहाँ पर डी। तो अब आप यहाँ पर किसी भी एक डायग्राम को ले सकते हैं। मैं केस 2 ले लेती हूँ। तो केस 2 में अगर हम इनके सेंटर माने, ये हो जाएंगे इनके सेंटर, ये है O और ये है O डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, O से A को ज्वाइन कर दीजिए और O से C को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर भी O से B को ज्वाइन करेंगे, O डैश से, और O डैश से हम D को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हम ये जो रेडियस ड्रॉ करते हैं ये हमारी क्या होती है, टेंजेंट और सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हमने ये कहा था कि ये जो दोनों सर्कल हैं ये क्या है, इक्वल रेडियाई के हैं। तो उससे हम कह सकते हैं वी नो दैट, ये पॉइंट हमारे पास O है, ये O डैश है। वी नो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि सारी ये जो रेडियाई हैं दोनों सर्कल की वो इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमें गिवन रेडियाई हैं ये हमारी इक्वल हैं। अब दूसरी कंडीशन, हमें ये पता है कि ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये जो ओ डैश बी है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि ये थ्योरम हम जानते हैं। ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ डैश डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री। अब देखिए डायग्राम कैसा बन रहा है। डायग्राम बन रहा है हमारे पास कुछ ऐसा। ये हमारा डायग्राम बन गया जिसमें ये है ए सी बी और डी। ये सारे जो एंगल हैं ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें एक चीज़ और है
यहाँ पर हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि ये जो AC है ये कैसे बना है, ये AC बना है हमारे पास AO प्लस OC से, BD बना है BO डैश प्लस O डैश D से, और ये सब हमारे पास क्या है, रेडियस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2R इज इक्वल टू 2R। दैट मीन्स जो AC है वो किसके इक्वल है, BD के। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ABDC, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ये जो चारों एंगल हैं ये कितने हैं, 90 डिग्री, और जो AC है वो इक्वल है BD के, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन सारी कंडीशन से, आप इन्हें इक्वेशन दे दीजिए। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ABDC is a rectangle, so that अगर ये रेक्टेंगल है so that AB is equal to CD। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कौन सी थ्योरम यूज़ की है, यहाँ पर भी हमने थ्योरम यूज़ की है कि हमारे पास जो टेंजेंट और सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो रेडियस के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम को हमने यूज़ करके और हम हमारे रिजल्टेंट तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।